नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पुरवैया डीएनए। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। सियासत में अब संवाद एक तरफा होने लगी है। आम जनता से जुड़ा कोई भी मुद्दा हो, सियासतदानों की जुबान से एक प्रवचन सुनने को मिलने लगते हैं, मानो जनता से जुड़े मुद्दों पर पीएचडी हासिल की हो। लेकिन उन्हीं मुद्दों पर पलटकर सवाल पूछिएगा तो जवाब उल्टा पुल्टा नजर आने लगता है। अब देखिए, जिस बिहार में बीजेपी महादलित के नाम पर मांझी के प्रति प्रेम जताती है, उसी बीजेपी के बड़े चेहरे और पीएम नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जातिवादी राजनीति बिहार को गला देगी। अब सवाल है कि जाति के नाम पर राजनीति की वजह से बिहार जितना गला है, उसके लिए क्या बीजेपी समेत सभी पार्टियां जिम्मेदार हैं? यकीन मानिए, यह सवाल पूछते पूछते थक जाइएगा, लेकिन जवाब में प्रवचन के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। खैर, लेकिन जातिवादी राजनीति वजह हो या कुछ और, बिहार इतना गल चुका है कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था अब मेडिकल और इंजीनियरिंग के छात्र इंटर में फेल होने लगे हैं, ऐसी शिक्षा व्यवस्था हो गई है। और एक ही स्कूल में 222 टॉपर निकलने लगे हैं। तो इन्हीं गली हुई व्यवस्था और सियासत का हम करेंगे डीएनए टेस्ट। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के मतदाताओं तक पहुंच बनाने की पहल करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के लोगों से जात पात से ऊपर उठने और सबसे बेहतर उम्मीदवार को समर्थन या फिर सबसे बेहतर पार्टी को समर्थन देने की अपील की। प्रधानमंत्री ने दिनकर जी के एक पत्र का जिक्र करते हुए कहा कि आप एक या दो जातियों के सहारे शासन नहीं कर सकते। अगर आप जात पात से ऊपर नहीं उठेंगे, तब तक बिहार का सामाजिक विकास नहीं होगा। बिहार को सुधारने का सबसे अच्छा रास्ता यह है कि लोग जातियों को भूलकर गुणवान के आदर में एक हों। याद रखिए कि एक या दो जातियों के समर्थन से राज नहीं चलता, वह बहुतों के समर्थन से चलता है। यदि जातिवाद से हम ऊपर नहीं उठे तो बिहार का सार्वजनिक जीवन गल जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी के इस बयान का हम डीएनए टेस्ट करें, उससे पहले आपको राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के उस पत्र को दिखाते हैं जिसका जिक्र पीएम मोदी ने किया। 54 साल पहले राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने यह पत्र लिखा था, जिसमें बिहार में जात पात व्यवस्था पर उन्होंने चिताया था। 54 साल बाद उस पत्र के हवाले से पीएम मोदी ने बिहार वासियों को एक बार फिर चिताया है। यह पत्र है, उसमें लिखा गया है जो आप पढ़ पा रहे हैं। 1961 में उन्होंने लिखा था यह पत्र कि बिहार का युवक इतनी छोटी बातों में आ पड़ा। मैं जातिवादी नहीं हूं, तब भी अनेक बार लोगों ने मेरे विरुद्ध प्रचार किया है। प्रजातंत्र का नियम है कि जो नेता चुना जाता है, सभी वर्गों के लोग उससे न्याय की आशा करते हैं। कुख्यात प्रांत बिहार को सुधारने का सबसे अच्छा रास्ता यह है कि लोग जातियों को भूलकर गुणवान के को आदर में एक हों। याद रखिए कि एक या दो जातियों के समर्थन में राज नहीं चलता, बहुतों के समर्थन से चलता है। यदि जातिवाद से हम ऊपर नहीं उठे तो बिहार का सार्वजनिक जीवन गल जाएगा। प्रिय श्री राम सागर चौधरी, सच ही मैं आपको नहीं जानता, तभी आपका 28/2/1961 का पत्र पढ़कर दुखी हुआ। यह लज्जा की बात है कि बिहार का युवक इतनी छोटी बातों में आ पड़ा। मैं जातिवादी नहीं हूँ, तब भी अनेक बार लोगों ने मेरे विरुद्ध प्रचार किया है। प्रजातंत्र का नियम है कि जो नेता चुना जाता है, सभी वर्गों के लोग उससे न्याय की आशा करते हैं। कुख्यात प्रांत बिहार को सुधारने का सबसे अच्छा रास्ता ये है कि लोग जातियों को भूलकर गुणवान के आदर में एक हों। याद रखिए कि एक या दो जातियों के समर्थन से राज नहीं चलता, बहुतों के समर्थन से चलता है। यदि जातिवाद से हम ऊपर नहीं उठे तो बिहार का सार्वजनिक जीवन गल जाएगा। आपका दिनकर। पीएम मोदी ने इसी पत्र का जिक्र करते हुए यह बयान ऐसे समय में दिया है जब 4 से 5 महीने बाद बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। बीजेपी के लिए बिहार विधानसभा का चुनाव काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके सामने न सिर्फ जीत दर्ज करने की चुनौती है, बल्कि बीजेपी के खिलाफ एक होने की कोशिश कर रहे लालू नीतीश को हराना भी है। पीएम मोदी अच्छी तरह से जानते हैं, लालू और नीतीश दोनों सोशल इंजीनियरिंग में माहिर हैं। दोनों की खास जाति और समुदाय पर पकड़ है। सबको पता है लालू ने मुस्लिम और यादवों को मिलाकर माई समीकरण बनाया और बिहार में
15 सालों तक राज किया। लालू के फॉर्मूले को नीतीश ने अपनाया। उन्होंने दलितों, मुसलमानों और पिछड़ों के वोट में सेंध लगाई और लालू की सोशल इंजीनियरिंग को मात देकर एक नई सोशल इंजीनियरिंग का गठन किया। पीएम मोदी के इस बयान का हम डीएनए टेस्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव का बयान, जिन्होंने पीएम मोदी पर पलटवार करते हुए कहा है कि वे खुद ही जाति सम्मेलन बुलाते हैं। नरेंद्र मोदी की पार्टी जाके देखो ना, सब जातियों का सम्मेलन कर रहा है बिहार में। चुनाव आया तो खुद मोदी जी बोलते हैं मैं चाय बेचने वाला का बेटा हूँ। भूल गए? सामाजिक ना बेटा बोलते। चाय बेचने वाले की जात तो नहीं होती है। अरे भाई आप समझिए, आप सब समझते हैं बात। अभी सब बात बोले हम उनका जाति का नाम लेकर गए, तो ये सब बात बोलते हैं। ये बात ये क्या इशारा करता है? हम लोग मंडल कमीशन की लड़ाई लड़े, सामाजिक न्याय की लड़ाई, तो बीजेपी वाले सब लोग बोलते थे लालू जात पात कर रहा है, समाज को बिगाड़ दिया। अब क्या कर रहे हैं ये? उनके दल में जो अपर कास्ट के लोग हैं उनका क्या दुर्दशा है, पिछड़ों का तो कहीं आता पता है नहीं। ये बिल्कुल बनावटी बात। बिहार से बिहार नया दिशा देगा। दरअसल हमारे देश में उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीतिक परिस्थिति अब भी जातिवाद के इर्द गिर्द घूमती है। यहाँ बड़े कद के नेता भी कुछ खास जातियों पर अपना प्रभुत्व जमाकर उनका तारनहार बनने की कोशिश करते हैं, जिससे चुनाव के समय वोटों की फसल काटी जा सके। अब देखिए, जीतन राम मांझी खुद को दलितों का बड़ा नेता बताने में जुटे हैं। 7 अक्टूबर 2011 को मिर्जापुर में लालू यादव का वो बयान याद कीजिए, जिसमें उन्होंने कहा था कि देश में चुनाव किसी विचार, कार्य या योजना पर नहीं, बल्कि सिर्फ जातिवाद के आधार पर होता है। लालू के बाद बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी ने भी लोकसभा चुनाव के दौरान 19 अप्रैल 2014 को पटना में कहा था कि बिहार के डीएनए में जातिवाद है। कर्पूरी और अंबेडकर के सहारे वो पिछड़ों और दलितों में अपनी पैठ जमाने में जुटी हैं। दोनों बड़े नेताओं के जयंती समारोह में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह शामिल हुए। दोनों मौकों पर अमित शाह ने बीजेपी को कर्पूरी ठाकुर और अंबेडकर के विचारों के करीब बताया। बीजेपी की ये गतिविधियां साबित करती हैं कि वो भी ये जानती है बिहार में बिना जातीय समीकरण को साधे चुनाव नहीं जीता जा सकता है। लेकिन इस बीच पीएम मोदी राष्ट्रकवि दिनकर का हवाला देकर यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जातिवाद से बिहार जल जाएगा। पीएम मोदी का यह बयान प्लान बिहार का हिस्सा लगता है, क्योंकि वो इस बयान से साबित करना चाहते हैं कि बीजेपी जात पात की सियासत में विश्वास नहीं करती। साथ ही वे अपने विरोधियों को संदेश देना चाहते हैं कि वो जात पात की राजनीति छोड़ विकास के मुद्दे पर मैदान में आए। अब देखना है 54 साल बाद दिनकर जी के खत का जो जिक्र हुआ है, उसका बिहार की राजनीति पे क्या असर होता है। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की कुछ कृतियों के स्वर्ण जयंती वर्ष पर दिल्ली में आयोजित एक समारोह को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने न सिर्फ बिहार में जाति व्यवस्था पर कटाक्ष किया, बल्कि बिहार की बदहाली को चुनावी हथियार बनाने की कोशिश भी की। उन्होंने कहा कि बिहार को आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। बिहार के लोगों में क्षमता है कि वे अपने राज्य का विकास करें। दिनकर जी का भी सपना था बिहार आगे बढ़े, बिहार तेजस्वी ओजस्वी, ये बिहार संपन्न भी हो, बिहार को तेज और ओज उछे किसी से किराए पर लेने की जरूरत नहीं, उसके पास है, उसको आगे बढ़ने का अवसर चाहिए और बिहार में वो ताकत है। अब जाहिर है बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए पीएम मोदी का यह बयान काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पीएम मोदी ने अपने इस बयान से सियासी विरोधियों पर भी निशाना साधा है और यह बताने की भी कोशिश की है कि बीजेपी ही बिहार का विकास कर सकती है। दूसरे लोगों ने बिहार का विकास नहीं किया। आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक क्षेत्र में पिछड़ेपन के कारण बिहार देश के बीमारू राज्यों में शुमार है। दूसरे राज्यों की तुलना अगर बिहार का विकास नहीं हुआ तो उसकी जिम्मेदार केंद्र और राज्य दोनों सरकारें हैं। अब देखिए, केंद्र में और बिहार में सबसे ज्यादा कांग्रेस ने राज किया है। बिहार में कांग्रेस के बाद 15 साल आरजेडी ने और 10 साल जेडीयू ने। 8.5 साल तक जेडीयू के साथ बीजेपी भी थी। अब आइए आंकड़ों के माध्यम से दिखाते हैं बिहार की पिछड़ेपन की तस्वीर। देश में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय बिहार की है। वर्ष 2013-14 यहां प्रति व्यक्ति औसत आय 16,083 रुपए थी। औसत प्रति व्यक्ति आय के बाद साक्षरता के मामले में भी बिहार देश में सबसे पीछे है।
बिहार में 61.80% लोग ही साक्षर हैं। बिहार की कुल आबादी का 33.47% गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती है। बिहार में रोजगार के साधन नहीं है, जिस कारण बड़ी संख्या में लोग पलायन करते हैं। दिल्ली ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2013 के मुताबिक सिर्फ दिल्ली की ही बात करें तो बिहार से पलायन करने वाले लोगों की संख्या काफी बड़ी है। 2011 में इसका प्रतिशत जहां 14 था, जो 2013 में बढ़कर 31 तक पहुंच गया। पलायन का एक बड़ा कारण क्षेत्र में रोजगार की कमी है। एक रिकॉर्ड के मुताबिक वर्ष 2013-14 में बिहार में बेरोजगारी दर 26.1 है। ये आंकड़े बिहार की सच्चाई बयां करते हैं। अब देखना है कि बिहार को अवसर देने की बात कहने वाले पीएम मोदी इस मामले को कितनी गंभीरता से लेते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम। ब्रेक के उस पार बिहार की शिक्षा व्यवस्था का डीएनए टेस्ट करेंगे, जो कि फिलहाल लगातार हर साल में परीक्षा जो हो रही है उस परीक्षा में फेल होती नजर आ रही है। आप देख रहे हैं पुरवैया डीएनए। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अपने कारनामों को लेकर हमेशा चर्चा में रहती है। कदाचार मुक्त मैट्रिक परीक्षा कराने का मामला हो या फिर सही रिजल्ट प्रकाशित कराने का, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार चर्चा इंटरमीडिएट साइंस के रिजल्ट को लेकर है। बोर्ड ने इस बार ऐसा रिजल्ट प्रकाशित किया है कि मेडिकल और इंजीनियरिंग में पास छात्र इंटरमीडिएट की परीक्षा में फेल हो गए हैं। कई छात्रों के रिजल्ट तो पूरी तरह ब्लैंक है, तो कुछ छात्राएं डिप्रेशन में हैं। ये सर लड़की आरा महाराजा कॉलेज से पास की है। क्लास 10 में ये जिला टॉपर थी, ठीक सीबीएसई में, और इसका मेडिकल निकल चुका है। एक तरह से काउंसलिंग होने वाला है, लेकिन पास है, फिर भी इसको फेल किया गया है। इस केस में क्या किया जा सकता है? मतलब 62% है पूरा मार्क्सिस, मतलब उसमें फेल लिखा रहा है, यही प्रॉब्लम है। और लड़की मतलब सुसाइड करने का भी मतलब कोशिश कर रहा है कि उसका कंपटीशन भी निकल चुका है, फिर भी मतलब दिखा रहा है 62% 318 नंबर, उसमें फेल डिवीजन दिखा रहा है। अब इधर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष का दावा है कि 3000 पेंडिंग रिजल्ट्स को शॉर्ट आउट कर लिया गया है और 1000 पेंडिंग रिजल्ट्स को आने वाले 10 तारीख तक ठीक कर लिया जाएगा। हम लोगों ने अनफेयर मिस कमेटी की बैठक किया है, ठीक है, उसको देखने के लिए क्या बने, उसको नज़र क्या बोलता है, उसके बात को गौर करते हुए आप लोग विचार कीजिए। अनफेयर मिस कमेटी, मैंने बोर्ड की भी बैठक बुलाई है उसके लिए जी। बोर्ड की भी बैठक हो सकती है, अनफेयर मिस कमेटी की भी बैठक हो सकती है, लेकिन थोड़ा सा अभी भी विचार करने वाली बातें उभर कर सामने आई है, इसलिए थोड़ा सा और उसको जांच किया जाए। सवाल गलती सुधार करने का नहीं, बल्कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ का सवाल है। और सवाल ये कि खिलवाड़ कब तक बंद होगा, क्योंकि ये कहानी किसी एक साल की नहीं बल्कि हर साल की है। आपको हम बताते हैं कि इस साल भी इंटर साइंस के रिजल्ट में जो भारी गड़बड़ियां हुई हैं, गुरुवार को करीब 400 छात्रों ने स्क्रूटनी के लिए आवेदन दिया है। भारी गड़बड़ी की शिकायत को देखते हुए बोर्ड ने छात्रों को स्क्रूटनी के लिए 30 मई तक आवेदन जमा कराने का वक्त दिया है। स्क्रूटनी के बाद 15 जून तक रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों बोर्ड लगातार गलतियां कर रहा है, क्यों हर साल छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। वर्ष 2014 में भी इंटर साइंस और कॉमर्स की परीक्षा में करीब 1.5 लाख परीक्षार्थी फेल हो गए थे। हजारों छात्रों का रिजल्ट पेंडिंग था। इसका सीधा मतलब है कि परीक्षा पद्धति और कॉपियों के मूल्यांकन में कहीं ना कहीं भारी गड़बड़ी है, जिसका खामियाजा छात्रों को उठाना पड़ता है। सरकार और बोर्ड को इस विषय को गंभीरता से लेना होगा। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं पुरवैया डीएनए। बाढ़ का चमरखानी जूता उद्योग बदहाल है। एक समय था यहां के जूतों की डिमांड बिहार समेत दूसरे राज्यों में थी, लेकिन फुटवेयर सेक्टर में बड़ी कंपनियों के आने के बाद अब इनके कदरदान नहीं रहे, जिस कारण कारीगर काम छोड़ रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों का रुख कर रहे हैं। जरा गौर से देखिए, यह है चमरखानी जूता।
ये जूता बड़ी कंपनियों के जूते से एकदम अलग है। एक समय था इन जूतों के कदरदान हर गांव हर शहर में मिलते थे। पटना के पास बाढ़ की पुरानी बाजार स्थित इन गलियों में जूतों के शौकीनों का जमघट लगा करता था। बिहार ही नहीं, दूसरे राज्यों के लोग चमरखानी जूता खरीदने यहां आते थे। लेकिन अब नजारा बदल गया है। बाजार में ब्रांडेड कंपनियों के आने के बाद इन जूतों की पूछ घट गई है, जिस कारण कारीगर अपना पुश्तैनी पेशा छोड़ने को मजबूर है। इन्हें मुनाफा क्या है सर कि देख लीजिए कि जूता बनाने में एक दिन में एक जोड़ा भी नहीं बनता है। कमजोर व्यक्ति के लिए 1.5 दिन लगता है। अगर 3 जोड़ा जूता बनावेंगे तो एक जूता इनका मजदूरी मिलेगा, समझे। एक जोड़ा जूता का मतलब समझिए कि 60 या 65 रुपया जी। यही हाल है, यही गरीबी है कि कुल विनाश हो रहा है और सब जा रहे हैं बाहर कमाने के लिए। चमरखानी जूतों की खासियत यह है कि कारीगर इसे अपने हाथों से बनाते हैं। जूतों के निर्माण में मशीन का इस्तेमाल नहीं होता। इन जूतों में कभी पॉलिश नहीं होती, बल्कि इसे तेल में भिगोकर पहना जाता है। कहा जाता है कि इन जूतों के पहनने से आंखें खराब नहीं होती और पैर का तलवा मुलायम रहता है। जूता बहुत नामी है और पैर में पहनने से बहुत ज़्यादा फायदा इससे होता है। इसमें ये गुण है, ये एड़ी फटेगा नहीं। कड़वा तेल देके पहने बहुत सुविधा रहता है पैर के लिए। जाहिर है बाजारवाद ने चमरखानी जूतों के बाजार को बेरंग कर दिया है। लिहाजा तेल के कलेवर में जूता तराशने वाले कारीगर अब तिल तिल कर मरने को मजबूर हैं। सुनील कुमार अंशु, जी मीडिया, बाढ़। और इसी के साथ पुरवैया डीएनए में बस इतना ही। नमस्कार।